Assalamualaikum students. Today we will discuss unit number 3 dynamics topic Newton's laws of motion. In today's lecture we are going to discuss Newton's first law of motion and Newton's second law of motion. Students किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए first we need to understand Newton's laws of motion. These laws were formulated by Newton. That's why these laws are called Newton's laws of motion. So here first we are going to discuss Newton's first law of motion. First law of motion deals with bodies which are either at rest or moving with uniform speed in a straight line. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऐसी बॉडी से डील करता है जो या तो रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। यानी ये टू स्टेट से डील करता है, एक रेस्ट और दूसरी यूनिफॉर्म मोशन। पहले रेस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। According to Newton's first law of motion, a body at rest remains at rest provided no net force acts on it. न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई करके उसकी स्टेट को चेंज नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। बुक टेबल पे रेस्ट में है और ये बुक तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स से हम इसकी स्टेट को चेंज नहीं कर देते, यानी कि इसे रेस्ट से मोशन में नहीं ले आते। अब रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करते हैं। रेस्ट को हमने डिस्कस कर लिया है। सिमिलरली, a moving object does not stop moving by itself. यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, तो ऑब्जेक्ट खुद ब खुद स्टॉप नहीं होगा, इसके लिए भी हमें फोर्स रिक्वायर्ड है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसे मोशन में लाने के लिए फोर्स चाहिए, और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इसे रेस्ट में लाने के लिए यानी इसे स्टॉप करने के लिए भी फोर्स रिक्वायर्ड है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल रोल्ड ऑन अ रफ ग्राउंड स्टॉप्स अर्लियर देन दैट रोल्ड ऑन अ स्मूथ ग्राउंड। अगर हम बॉल को रोल करें रफ ग्राउंड पे और स्मूथ ग्राउंड पे, तो रफ ग्राउंड पे बॉल जल्दी स्टॉप हो जाती है एज कम्पेयर टू स्मूथ ग्राउंड। यानी रफ ग्राउंड पे बॉल को ज्यादा फोर्स और फ्रिक्शन मिल रही है एज कम्पेयर टू स्मूथ ग्राउंड, इसलिए रफ ग्राउंड पे बॉल जल्दी स्टॉप हो जाती है और स्मूथ ग्राउंड पे थोड़ी देर के बाद स्टॉप होती है। Students, if there would be no force to oppose the motion of a body, then the moving body would never stop. अगर बॉडीज की मोशन को अपोज करने के लिए कोई भी फोर्स ना हो तो इस केस में बॉडीज हमेशा मूव करती रहेंगी। तो ये था फर्स्ट ऑफ मोशन। इसके एग्जांपल्स, इसकी डिटेल, इसकी स्टेट्स हमने डिस्कस कर ली हैं। अब इसकी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। A body continues its state of rest or of uniform motion in a straight line provided no net force acts on it. पहले नेट फोर्स डिस्कस कर लेते हैं। नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी पे 5 फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन से एक्ट कर रही हैं, तो इन 5 फोर्सेस का नेट इफेक्ट बेसिकली नेट फोर्स है। फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक किसी एक्सटर्नल फोर्स से हम इस बॉडी की स्टेट को चेंज नहीं कर देते। यानी अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में तब तक रहेगी जब तक हम फोर्स अप्लाई करके उसे मोशन में नहीं ले आते, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो बॉडी तब तक यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक हम कोई फोर्स अप्लाई करके उस बॉडी को रेस्ट में नहीं ले आते। स्टूडेंट्स, अभी हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट डिस्कस की है जो कि बॉडीज की स्टेट से रिलेटेड है, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें आइडिया हो रहा है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेसिकली डील करता है विद द इनिशियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हमने अभी डिस्कस किया है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसकी स्टेट चेंज ना कर दे। तो बेसिकली ये बॉडीज की इनर्शियल प्रॉपर्टी है। इनर्शिया लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी due to which body resists any change in its state of rest or uniform motion. तो बेसिकली ये लॉ इनर्शिया से डील करता है। दैट्स व्हाई न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। स्टूडेंट्स, इसकी एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। We have observed that the passengers standing in a bus fall forward when its driver applies brakes suddenly. स्टूडेंट्स, अगर ड्राइवर सडनली ब्रेक अप्लाई करता है तो पैसेंजर्स फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये क्यों होता है? पैसेंजर्स के लोअर पार्ट बस के साथ कांटेक्ट में है। जैसे ही ब्रेक अप्लाई होती हैं लोअर पार्ट्स रेस्ट में आ जाते हैं, लेकिन पैसेंजर्स के अपर पार्ट्स
बस के साथ इस तरह से कांटेक्ट में नहीं है जिस तरह से लोअर पार्ट्स है, और अपर पार्ट्स इनर्शिया की वजह से अपनी मोशन के स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। दैट्स व्हाई पैसेंजर्स फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट एक साइड इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न, पैसेंजर्स फॉल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। बस जा रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन में है या वैसे भी अगर उसकी जो भी डायरेक्शन है, बस जा रही है और सडनली बस शार्प टर्न लेती है। इस केस में क्या होता है, पैसेंजर्स फॉल इन आउटवर्ड डायरेक्शन। वो इस वजह से होता है कि पैसेंजर्स अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है बेसिकली जिसकी वजह से बॉडीज अपनी स्टेट के चेंज को रेजिस्ट करती हैं, पैसेंजर्स इनर्शिया की वजह से अपनी मोशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो आउटर डायरेक्शन में गिरते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। When a net force acts on a body, it produces acceleration in the body in the direction of the net force. Students, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और इसमें फोर्स अप्लाई करें तो रेस्ट में बॉडी की वेलोसिटी है 0, और फोर्स अप्लाई करने से बॉडी आ जाती है मोशन में। इस तरह से हम कह सकते हैं वेलोसिटी में आता है चेंज। वेलोसिटी में चेंज होगा, इट मींस एक्सेलरेशन है। इन द सेम वे अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है और हम फोर्स अप्लाई करके उसे रेस्ट में लेके आ रहे हैं तो अब भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। पहले वेलोसिटी क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है और हमने फोर्स अप्लाई करके बॉडी को स्टॉप किया है, तो अब वेलोसिटी मिनिमम हो गई है, तो अभी भी वेलोसिटी में चेंज आया है, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है इसके मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass. अब ये जो एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स, इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसे डाइव कर लेते हैं। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सेम है, कंबाइन कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पे एफ ओवर एम आएगा। एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए, ये हमने रीअरेंज किया है इस इक्वेशन को, तो एम ए साइड पे आके मल्टीप्लाई हुआ है, एफ प्रोपोर्शनल टू एम ए आया है। अब हम सिंपली इस साइन को खत्म करने के लिए इक्वल साइन लगाएंगे और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कांस्टेंट है के। अब अगर हम एस आई यूनिट्स में देखें तो के की वैल्यू है 1। जब के की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू एम ए आएगा। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट हम यूनिट डिस्कस कर लेते हैं फोर्स का। SI unit of force is Newton, which is equal to kilogram meters per second square. न्यूटन को डिफाइन कर लेते हैं। 1 Newton is the force that produces an acceleration of 1 meters per second square in a body of mass 1 kg. फॉर्मूला से ड्राइव कर लेते हैं। F is equal to ma, और हमने अभी डिस्कस किया है फोर्स का यूनिट है न्यूटन एंड इट इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। मास का यूनिट है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। दोनों को कंबाइन करेंगे तो बनेगा किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और ये इक्वल है 1 न्यूटन के। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन या किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन की डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं। 1 न्यूटन इज द फोर्स that produces an acceleration of 1 meters per second square in a body of mass 1 kg. 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 kg mass बॉडी में 1 meters per second square का acceleration प्रोड्यूस करती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। एग्जांपल 3.1 is find the acceleration that is produced by 20 newton force in a mass of 8 kg. फोर्स दी हुई है 20 न्यूटन, मास दिया हुआ है 8 केजी, और हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। हम सिंपली क्या करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे। मास गिवन है 8 केजी, फोर्स है 20 न्यूटन, वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए। मास की वैल्यू पुट करेंगे, फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे, रीअरेंज करेंगे, एक्सेलरेशन आएगा 20 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 2.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। The acceleration produced by the force is 2.5 meters per second square. Next we have example 3.2. A force acting on a body of mass 5 kg produces an acceleration of 10 meters per second square. What acceleration the same force will produce in a body of mass 8 kg? स्टूडेंट्स दोनों केसेस में फोर्स सेम है और उन्होंने कहा है कि एक फोर्स है जो 5 kg मास वाली बॉडी में 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। यही फोर्स 8 केजी मास वाली बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी?
तो हमारे पास इनिशियली मास जो फर्स्ट मास है m1 है 5 kg और m2 है 8 kg। हमने सिंपली m1 की हेल्प से कैलकुलेशन करनी है और उसको यूज करना है सेकेंड पार्ट में। फोर्स दोनों केसेस में सेम है। फर्स्ट मास है 5 kg, सेकेंड मास है 8 kg। फर्स्ट बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो है 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसे कह लेंगे a1, ये m1 है, m2 और a1। हमने कैलकुलेट क्या करना है, सेकेंड बॉडी 8 kg मास वाली बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, यानी हमें a2 कैलकुलेट करना है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे, F इज इक्वल टू ma। फर्स्ट बॉडी के लिए लिखेंगे F इज इक्वल टू m1 a1, सेकेंड बॉडी के लिए लिखेंगे F इज इक्वल टू m2 a2। स्टूडेंट्स दोनों केसेस में हमने अभी डिस्कस किया है फोर्स सेम है। इट मीन्स इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स सेम है, तो हम इनकी राइट हैंड साइड्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड्स को इक्वेट करने से आएगा m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2। सिंपली हम वैल्यूज पुट करेंगे, m1 की वैल्यू पुट करेंगे, a1 की वैल्यू पुट करेंगे, इधर से m2 की वैल्यू पुट करेंगे और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास a2 आएगा 6.25 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 8 kg मास में 6.25 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 3.3। A cyclist of mass 40 kg exerts a force of 200 Newton to move his cycle with an acceleration of 3 meters per second square. How much is the force of friction between the road and the tires? स्टूडेंट्स एक साइकिलिस्ट है, उसका मास है 40 kg और वो 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ साइकिल को मूव कर रहे हैं। स्टूडेंट्स साइकिलिस्ट साइकिल को मूव करने के लिए टोटल फोर्स लगा रहा है 200 न्यूटन। एक्सेलरेशन में बता दिया गया है, मास बताया गया है और टोटल फोर्स बताई है। साइकिलिस्ट का मास है 40 kg और साइकिलिस्ट टोटल फोर्स लगा रहा है 200 न्यूटन साइकिल को मूव करने के लिए। अब साइकिल जो मूव कर रही है, मूव करते हुए साइकिल का एक्सेलरेशन है 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है बिटवीन द रोड एंड टायर्स। तो फाइंड करते हैं, m इज 40 kg, a इज 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन बेसिकली वो टर्म है जो हमें बता रही है कि मूवमेंट में कितनी फोर्स यूज हो रही है, यानी कि साइकिल को आगे मूव करने के लिए कितनी यूज हो रही है। तो हम इस फैक्टर को यूज करते हुए वो फोर्स पहले कैलकुलेट करेंगे जो फोर्स साइकिल को आगे बढ़ा रही है। ठीक है, तो मास इज इक्वल टू 40 kg, a इज इक्वल टू 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास तो टोटल फोर्स है 200 न्यूटन। ठीक है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है साइकिलिस्ट। हम सिंपली क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अभी हम देखेंगे F इज इक्वल टू एम। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम वो फोर्स कैलकुलेट करेंगे जो फोर्स साइकिल को आगे मूव कर रही है, यानी कि 200 न्यूटन में से एक्सेलरेशन की हेल्प से हम वो फोर्स कैलकुलेट करेंगे जो साइकिल को आगे मूव कर रही है। तो मास है 40 kg, एक्सेलरेशन 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 न्यूटन आ जाएगा। अब 120 न्यूटन बेसिकली नेट फोर्स है, यानी कि वो फोर्स है जो साइकिल को आगे मूव करने के लिए यूज हो रही है। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, रिलेशन यूज करेंगे। नेट फोर्स यानी कि वो फोर्स जो साइकिल को आगे मूव करने के लिए यूज हो रही है इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी टोटल फोर्स आ रही है 200 न्यूटन। 200 न्यूटन में से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट फोर्स आएगी। नेट फोर्स बेसिकली वो फोर्स है जो फोर्स बॉडी को यानी साइकिल को आगे मूव करने के लिए यूज हो रही है। यहाँ हमने लिखा था नेट फोर्स हमने फाइंड करनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करनी है। तो पहले नेट फोर्स हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन से निकाल ली है, अब इसकी हेल्प से हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे। तो नेट फोर्स वो फोर्स है जो साइकिल को आगे मूव करने के लिए यूज हो रही है। हम पुट करेंगे नेट फोर्स आगे 120 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स यानी कि जो टोटल फोर्स है वो 200 न्यूटन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने फाइंड करनी है। टोटल में से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माइनस करेंगे तो हमारे पास वो फोर्स आएगी जो मूवमेंट के लिए यूज हो रही है। तो सिंपली इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, 200 इधर 120 न्यूटन को ले आएंगे, एफ को इस साइड पे ले जाएंगे तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे 200 माइनस 120 आएगा 80 न्यूटन। 80 न्यूटन basically is the force of friction between the road and the tires. स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.4 आज हमने डिस्कस किया है, व्हाट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके अलावा हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन 3.6 डिस्कस किया है, व्हाई डज अ पैसेंजर मूव आउटवर्ड व्हेन अ बस टेक्स अ टर्न। इसके अलावा एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3.5, व्हाई इज इट डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ अ बस। इसका भी समहाउ आंसर आज हमने डिस्कस किया है, लेकिन इंशाल्लाह इसका डिटेल्ड आंसर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज हमने न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन डिस्कस किए हैं। आपने इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है। गुड लक, अल्लाह हाफिज।